दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। नीड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 3 से 4 सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 5 सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुरू करते हैं और इस चैप्टर को करते हैं क्रिस्टल क्लियर। नाउ सेल डिवीज़न, सी सेल डिवीज़न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस in all living organism. During the division of a cell, DNA replication and cell growth take place. और ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ना, सेल डिवीज़न हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो, सेल ग्रोथ हो, सारे एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं टू एंश्योर करेक्ट डिवीज़न एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। ठीक है ना, इन सब का एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं हुए और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं हो पाया, ठीक है ना, पता चला कि आधा आधा क्रोमोसोम का सेपरेशन होना था टू फॉर्म द गैमेट्स, ठीक है ना, तो ये नहीं हो पाया तो क्रोमोसोमल एबरेशंस हो जाते हैं। कहीं पे एक की सेल में एक गैमेट में ज़्यादा क्रोमोसोम्स चले जाते हैं, कुछ में कम चले जाते हैं। सो हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसा हम अपने अगले क्लास 12 के जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, उसमें हम डाउन सिंड्रोम देखेंगे, उसमें हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखेंगे, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है ना, ये सभी सिंड्रोम्स को हम देखेंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जितने भी प्रोसेस है ना, सबका कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना। ठीक है, और ये होता है सेल डिवीज़न। और ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो हम दिख रहे हैं, जिसमें एक सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को और बाकी दूसरे कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल को, और इवेंचुअली वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। इस पूरे इवेंट को, इस पूरे सीक्वेंस को हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है ना, सेल ग्रोथ जो होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और सेल ग्रोथ को हम इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म के इंक्रीज के टर्म्स में हम देख रहे होते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि एक सेल डिवाइड क्यों करता है। सेल क्यों डिवाइड करता है? ताकि वो अपने न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो उसका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो गया, वो अपने स्टेबल स्टेट से डिस्टर्ब हो गया, उसी को स्टोर करने के लिए सेल डिवाइड करता है। और ये जितने भी इवेंट जिसकी हम बातें कर रहे हैं, ये सब के सब जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। देखो, सेल साइकिल की हम बात करें, इसमें 2 फेज़ होते हैं। एक होता है इंटरफेज़, दूसरा होता है एम फेज़, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। ओके, इंटरफेज़ एंड एम फेज़। ठीक है, इंटरफेज़ में क्या होता है, G1S और G2 फेज़। एम फेज़ में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। कार्योकाइनेसिस में क्या होते हैं, 4 इवेंट देखने के लिए मिलते हैं, जिसको आप कैसे याद करोगे, पी मैट, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टेलोफेज। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो इसमें हम प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और एनिमल में फरो फॉर्मेशन होता है। ये पूरा सेल साइकिल की ओवरव्यू थी। अब देखते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल की बात करें। ह्यूमन सेल को लगभग 24 घंटे 24 आवर्स लगते हैं, जिसमें से 95% ड्यूरेशन इंटरफेस में जाता है, बाकी 5% जो ड्यूरेशन होता है वो एम फेस में जाता है। इसकी बात करें, जो एक फंगाई है उसको 90 मिनट्स लगते हैं। ई कोलाई जो एक बैक्टीरिया है जिसको 20 मिनट्स लगता है। ठीक है ना, हार्ट और जो न्यूरॉन के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। ओके, नाउ इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस जो है ये वो फेस है जो रिप्रेजेंट करता है फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज़ होता है उसको हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें सेल प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए, जिसमें सेल अंडरगो करता है, सेल ग्रोथ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ओके, ये होता है इंटरफेस। ठीक है, जिसमें सेल खुद को तैयार कर रहा होता है। इंटरफेस को हम फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। G1 फेज जिसको गैप 1 कहते हैं, S फेज जिसको सिंथेसिस कहते हैं, G2 फेज जिसको गैप 2 कहते हैं। G1 फेज की हम बात करें, वो इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी
माइटोसिस और एस फेज के बीच का जो फेज होता है उसको हम G1 फेज कहते हैं। G1 फेज में सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूसली वो ग्रो करता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा होता। वही एस फेज की बात करें, इसके नाम से हमें पता चल रहा है सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए की जो अमाउंट होती है वो डबल हो जाती है। डीएनए का अमाउंट मान लो 2C से हम डिनोट करते हैं, तो वो 2C से बन के हो जाता है 4C। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा होता है। इसके बाद आता है हमारा इसमें और एक चीज़ आपको देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेंट्रियोल की भी डुप्लीकेशन हो रही होती है। G2 फेज की बात करें तो इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना, जो बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन जो एसेंशियल होता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये था हमारा इंटरफेस। इसमें और एक चीज़ आपको देखना है कि सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, फॉर एग्जांपल हार्ट सेल। और कुछ और ऐसे सेल होते हैं जो ऑकेजनली डिवाइड करते हैं जब बॉडी को नए सेल बनाने की ज़रूरत हो, पुराने सेल को रिप्लेस करने की ज़रूरत है, या कभी इंजरी हो गई हो या सेल डेथ हो गई हो, तब उन्हें उन सेल को बुलाया जाता है, ठीक है ना, सेल डिवीज़न को करने के लिए। तब तक ये जो सेल होते हैं अपने इनएक्टिव स्टेज पे होते हैं, जिसको हम क्यूसेंट स्टेज भी कहते हैं या G0 फेज कहते हैं। इस स्टेज में सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है लेकिन ये आगे प्लोरीफरेट नहीं करता है अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, ठीक है ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि G0 फेज में तो सेल इनएक्टिव स्टेज पे होता है तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सेल इनएक्टिव स्टेज पे तो होता है लेकिन फिर भी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ठीक है। नाउ नॉर्मली क्या होता है एनिमल सेल में हम देखते हैं जो माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है वो डाइप्लॉइड सोमेटिक सेल में हो रहा होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन में मेल हनी बी का एक्सेप्शन आता है, जिसमें मेल हनी बी हैप्लॉइड होता है और हैप्लॉइड सेल में हमें माइटोटिक डिवीज़न दिख रहा होता है। नाउ अब हम आते हैं अपने मेन फेज़ में जो है एम फेज़, माइटोटिक फेज़, जिसमें सेल डिवीज़न होना है, जिसमें कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होने वाला है। इसको हम मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशनल डिवीज़न के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है और वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। इसके जो वेरियस स्टेजेस होते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया पीमैट, इनके बीच में क्लियर कट लाइन्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी कहती है। सबसे पहला स्टेज जो हमारा आता है डेट इज़ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इसमें आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होता है टू फॉर्म कम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और क्रोमोसोम कंपोज्ड होते हैं 2 क्रोमेटिड्स के, और ये दोनों क्रोमेटिड्स एक साथ चिपके होते हैं एट सेंट्रोमियर, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में पढ़ लिया है सेंट्रोमियर के बारे में। ओके देखो सेंट्रोजोम जो है, ठीक है ना, जो डुप्लीकेट हुआ था ड्यूरिंग इंटरफेज, ठीक है ना, अब ये स्टार्ट होता है टू मूव ऑपोजिट पोल की तरफ ये स्टार्ट टू मूव होता है। और हर सेंट्रोजोम रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको हम एस्टर्स कहते हैं। और ये दो जो एस्टर्स हैं जो हमें 2 अपोजिट पोल्स पे देखने के लिए मिल रहे हैं, इन सबको साथ में हम माइटोटिक एपैरेटस कहते हैं। और एट द एंड ऑफ प्रोफेज यानी लेट प्रोफेज में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट करते हैं। इसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। पर याद रखेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप का इनकम्प्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है, और जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का, तब हम कहते हैं इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, जिसको हम मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज वो स्टेज है जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बहुत इजीली स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ देखो इसमें क्या होता है, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट, ठीक है। होता यह है कि जो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना, वो सेंटर ऑफ द सेल
पे आ करके अलाइन हो जाते हैं, ठीक है ना, और इनके प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ठीक है। देखो अब क्या होता है, जो स्पेंडल फाइबर हमने देखे थे वो इन क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट, ठीक है ना। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है ना, उन क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाते हैं और उसको खींच के सेल के सेंटर पे या उनके इक्वेटर पे ला के अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। अब आई एनाफेज। एनाफेज में हम देखेंगे कि सेंट्रोमियर, ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर्स जो थे ना वो खींचने लगते हैं, वो शॉर्टन होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के बीच का जो सेंट्रोमियर होता है, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, वो क्या होने लगता है, उनमें खिंचाव होने लगता है, ठीक है। देन फर्दर जो क्रोमोसोम्स थे ये पोल्स की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, और उनका जो टेल्स होता है यानी उनके जो आर्म्स होते हैं, दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड, ओके, दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है। सो एनाफेज में जो की इवेंट्स थे जो हमें समझना था वो थे सेंट्रोमियर का स्प्लिट होना, क्रोमेटिड्स का सेपरेट होना, ठीक है ना। सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है, एंड देन क्रोमेटिड मूव टू ऑपोजिट पोल। अब देखते हैं जो लास्ट स्टेज है टेलोफेज, इसमें क्या होता है, अब जो हमें क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना था डॉटर सेल में, उसको अलग अलग करने थे, सेपरेट करने थे, इक्वली सेपरेट करना था जीनोम को, वो हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब क्या होगा, जो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए वो डिकंडेंस होंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी को वो लूज़ कर देंगे, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसइंटीग्रेट हो गया था वो अब स्टार्ट टू डेवलप, एंड क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। क्रोमोसोम क्लस्टर होकर के 2 डॉटर न्यूक्लियाई को बना देता है, और न्यूक्लियस, गोल्गी कम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे कार्योकाइनेसिस वाला फेज़, ठीक है ना, जिसमें हमने देखा कि कैसे जीनोम डिवाइड होता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई में इक्वली जीनोम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस। देखो जब कार्योकाइनेसिस ख़त्म होने के बाद सेल इटसेल्फ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, और 2 डॉटर सेल में इसको डिवाइड करने के लिए साइटोप्लाज्म को भी तो सेपरेट करना होगा, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल की बात करें, दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फरो होता है ना वो ग्रेजुअली डिपेंड्स, ठीक है ना, वो अंदर की तरफ जाता है एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। प्लांट सेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल होता है। सो इसके लिए हम डिफरेंट मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, सेंटर पे वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जो बाहर की तरफ ग्रो करता है टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल्स। देखो जो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल होता है ना, वो होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर जिसको हम सेल प्लेट भी कहते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है मिडल लेमेला को, ठीक है ना, बिटवीन द वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जो सेंटर ऑफ सेल से स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ जाता है टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल्स, ठीक है। आधी बात समझ। देन एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पे, ठीक है, ऑर्गेनील्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, प्लास्टिड हो गए, इन सब का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर सेल्स में, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कार्योकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जिसकी वजह से उन सेल में मल्टी न्यूक्लियस, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उन सेल्स को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। और ये लीड करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ सिनसाइटियम, जो हमें इसका एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें, ठीक है ना, इसका कंट्रीब्यूशन होता है सेल के रिपेयर में और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने के लिए। और इसका हमने एक्सेप्शन देखा था कि ये मोस्टली डाइप्लॉइड सेल्स में होता है। एक्सेप्शन है इसका मेल हनी बी, ठीक है ना, जिनका हैप्लॉइड सेल होता है जिसमें माइटोसिस से उनका डिवीज़न होता है। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मियोसिस। इसको बहुत ही ध्यान से हमें समझना है। जब हमारे बॉडी को
नए सेल्स बनाने हो या डैमेजेस को रिपेयर करना हो, तब जो सेल डिवीज़न बॉडी अंडरगो करती है उसको हम कहते हैं माइटोसिस। इसमें सेल जो होता है ना, जो जीनोम होता है, वो इक्वल डिवाइड हो जाता है इनटू 2 सेल्स। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है ना, कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन आप सोचो, जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जब एक बेबी को क्रिएट करना होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट चाहिए होता है। ठीक है, नाउ जो बेबी का क्रोमोसोम होगा वो तो नॉर्मल ह्यूमन का जो क्रोमोसोम नंबर है उतना ही होना चाहिए, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मदर से 23 क्रोमोसोम्स, फादर से 23 क्रोमोसोम्स आए, तब जा कर के वो जो 46 क्रोमोसोम है वो होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फादर के सेल्स को अपने फादर का जो सेल है ना, उसको गैमेट बनाने के लिए अपने क्रोमोसोम नंबर को आधा करना होगा, रिड्यूस करना होगा। और मदर को भी अपने क्रोमोसोम नंबर को 46 से रिड्यूस करके 23 क्रोमोसोम्स करने होंगे। ठीक है ना, ताकि तब जा कर के 23 + 23 46 होंगे। सो इस स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न जिसमें क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होता है, उसको टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, इसको हम कहते हैं मियोसिस। ध्यान है, हैप्लॉइड का मतलब होता है, ठीक है, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का होना। ठीक है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। डाइप्लॉइड का मतलब होता है 2n, इसका मतलब है कि 2 सेट ऑफ, मतलब पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। गॉट इट? ठीक है। और मियोसिस की बात करें तो इसमें 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होंगे, एक होगा मियोसिस 1, दूसरा होगा मियोसिस 2। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन होना है वो एक ही बार होगा। ठीक है, देखो मियोसिस 1 की हम बात करें, ठीक है ना, इसमें हमें टोटल 5 फेजेस देखने होते हैं। उन फेजेस को आप कैसे याद करोगे? यूज़ द निमोनिक, लहराती जुल्फ पर दिल दीवाना। ठीक है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। आ रही बात समझ? देखो, जो प्रोफेज 1 होता है ना, वो नॉर्मल माइटोटिक प्रोफेज से, माइटोसिस के प्रोफेज से बहुत ही एक लंबा फेज़ होता है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी प्रोफेज 1 के अंदर हमें 5 फेजेस को देखने होते हैं। देखो, लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का कम्पैक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है ना, और हल्का हल्का ये विजिबल होने लगते हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, जाइगोटीन वाले फेज़ की बात करें तो इसमें साइनेप्सिस होता है, साइनोटोकॉमल कम्प्लेक्स बाइवेलेंट और टेट्राड बन जाता है साइनेप्सिस होने की वजह से। अब देखो, अब इसके बाद जो फेज़ आने वाला है ना, वो बाकी बीते हुए 2 फेज़ से लंबा होता है। बाकी बीते हुए 2 फेज़ से लंबा फेज़ होता है। देखो, इस फेज़ में होता क्या है, इस फेज़ में जो बाइवेलेंट टेट्राड बना था वो क्लियरली विजिबल होने लगता है। यही वो फेज़ है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। और इसमें जो एंजाइम इस प्रोसेस को जो मीडिएट करता है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेस। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन। डिप्लोटिन प्रोसेस की बात करें तो इसमें डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स होता है, एक्स शेप का कायस्मेटा बनता है। ठीक है ना, और ध्यान में रखिए कि वर्टेब्रेट्स, कुछ वर्टेब्रेट्स के ओसाइट में डिप्लोटिन प्रोसेस कुछ महीने या कुछ साल तक लास्ट करता है। डायकाइनेसिस की बात करें तो इसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा होता है। इस फेज़ में क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं, म्योटिक स्पिंडल असेंबल हो जाते हैं, और एंड ऑफ डायकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना। नाउ इसके बाद आता है मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 में क्या होता है, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम या जो टेट्राइड बना था वो इक्वेटोरियल प्लेट में आकर के अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर होता है इनके काइनेटोकोर के साथ आकर के अटैच्ड हो जाते हैं। एनाफेज़ 1 की बात करें तो जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो शॉर्टन होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्रोमेटिड
जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, लेकिन ध्यान है सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड, वो चिपके ही होते हैं सेंट्रोमियर के साथ, बस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। और टेलोफेज 1 में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। टेलोफेज 1 में हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस वापस आ जाता है। उसके बाद टेलोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होकर के 2 सेल्स बन जाते हैं, और इन 2 सेल्स में जीनोम जो हो जाता है वो हाफ हो जाता है, यानी जो क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है वो 23 और 23 हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान में रखो कि मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पूरा कार्योकाइनेसिस 1 होता है, कार्योकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस होकर के मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, और 2 सेल्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें हाफ क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है। इस फेज में क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। नाउ मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। बेसिकली ये शॉर्ट लिव होता है और इसमें कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा होता है। मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 बिल्कुल A to Z एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह होता है। इसमें प्रोफेज 2 की हम बात करें तो जैसे ही साइटोकाइनेसिस ख़त्म हो जाता है वैसे ही मियोसिस 2 इमिडिएटली इसका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे हम देखेंगे मेटाफेज 2 होता है जिसमें स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है काइनेटोकोर के साथ, फिर वो इक्वेटोर में आकर के अलाइन हो जाते हैं। एनाफेज 2 में क्या होता है, जो शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है ना, जो सेंट्रोमियर को ब्रेक कर देते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, ठीक है ना। टेलोफेज 2 में वही क्रोमोसोम्स बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, और उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, एनवेलप, ये सब चीज़ फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होकर के 2 सेल्स और जो 2 सेल्स हैं बन जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बातें, मतलब मियोसिस 1 होने के बाद 2 सेल्स बने थे, और इन दोनों सेल्स में अलग अलग मियोसिस 2 होगा, और हर एक सेल 2 फर्दर सेल्स को बनाएगा। सो टोटल 2 सेल से हमें 4 सेल्स बन गए जिनका जीनोम हाफ था, ठीक है ना, गॉट इट। और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की हम बात करें तो हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ में आता है, जिसमें हमें हैप्लॉइड गैमेट चाहिए होते हैं, और फर्टिलाइजेशन हो करके हमारा जो डाइप्लॉइड था, जो हमारे सेल की जो डाइप्लॉइडी थी वो रिस्टोर हो जाती है।